लोग अपने डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं, इतना ज़्यादा मशरूफ हो गए हैं कि अपनी हेल्थ के बारे में उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। Excess of anything is bad. You should not be obsessive about anything. That's right. Obsession about your family or obsession about yourself also. बहुत तरीके के हेल्थ इश्यूज होते हैं। Indian women जो हैं वो बचा खुचा खाती हैं। बिल्कुल। आर्थराइटिस के मेजर टारगेट एरियाज क्या होते हैं बॉडी में? People who are smokers or who are drinkers, they would have weak bones. जिसके टीथ सही नहीं है उसकी बोन्स भी सही नहीं होती। Bone is like a bank balance. बच्चों का खेलना ग्राउंड में बहुत ही जरूरी है। मैंने सुना है सबसे ज्यादा अगर कोई कॉलेज में एंजॉय करता है तो मेडिकल के स्टूडेंट्स करते हैं। Friends are the pillar of strength. You must have good friends. My सबसे bad investment is my health. He said, I smoke like a chimney. I eat like a pig and I drink like fish. ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अपनी डाइट में जरूर रखनी चाहिए फॉर द गुड बोन एंड मस्कुलर हेल्थ? कुछ भी लो, पर अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपकी बोन हेल्थ बिगड़ेगी। जरा सा चलेंगे तो पेन, लेटेंगे तो पेन, सोएंगे तो पेन। ये क्यों है? ये कैसे हो रहा है? सबसे खराब है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और सर बोन कैंसर क्या इसका कोई इलाज है? अगर आप कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव करोगे तो वो खराब होगी। वेलकम टू पॉडलॉग्स विद करण गुप्ता। दोस्तों, अगर आपको कभी भी नी पेन, जॉइंट पेन या आपके घुटनों में कुछ आवाज़, कड़कड़ाहट, टक टक या कुछ पेन्स ऐसा कुछ रहा हो तो आज का एपिसोड डेफिनेटली आपके लिए रहने वाला है। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। हमने एक सर्वे किया था जिसमें हमने बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का डेटा चेक किया, क्या उनका करियर रहा, कितना उनका सक्सेस रेशो रहा, ये सब हमने देखा। So we have our special guest today. His name is Dr. Suresh Singla. He is the director of Advanced Orthopedics, Ojis Hospital, Panchkula. And he has done more than 40,000 successful and happy surgeries till date. And इतना बड़ा ट्रैक होना within the career of 35 years. And हम definitely उनसे आज इंस्पायर होंगे। बहुत सारी चीज़ें बोन हेल्थ से रिलेटेड हमें आज सीखने को मिलेंगी। सो इस एपिसोड को स्किप मत कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, वी हैव समथिंग गुड कमिंग अप। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। यू मोस्ट वेलकम सर। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमने आपको इनवाइट भेजा और आपने इतनी क्विक रिस्पांस के साथ हमें पॉजिटिव रिस्पांस के साथ आपने एक्ट किया। और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि लोग अपने डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं, इतना ज़्यादा मशरूफ हो गए हैं कि अपनी हेल्थ के बारे में उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। बहुत तरीके के हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे इट कैन बी अ मेंटल इशू, इट कैन बी अ मस्कुलर इशू। बट आज जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है लोगों का, उसके कारण मॉर्निंग टू इवनिंग या ओवरनाइट शिफ्ट, जैसे आजकल यंगस्टर्स हैं वो बीपीओज में जॉब करते हैं या आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, बैठे रहते हैं सारा दिन या पूरी रात बैठे रहते हैं, हिलते नहीं हैं, जिसके कारण फैट बढ़ता है। और आज का हमारा जो हम टॉपिक कवर करना चाहते थे वो है लेस ऑन मसल्स एंड मोर ऑन फैट। लोग उस चीज से अपनी बोन्स को भी खराब कर लेते हैं। तो हमारा ये एक टॉपिक था जिसमें हम लोगों को इस चीज के लिए अवेयरनेस देना चाहते हैं कि कैसे एक इंसान अपने बॉडी के फैट परसेंटेज को कंट्रोल कर सकता है, कैसे वो अपनी बोन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, मसल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। तो क्योंकि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, यू आर अ डायरेक्टर ऑफ ओजस हॉस्पिटल इन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, तो मुझे आपसे ये चीज नॉलेज चाहिए। बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में कि आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ पे पैदा हुए थे, क्या आपकी फैमिली बैकग्राउंड है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से आते मैं पंजाब के एक छोटे से गांव हैं? लहरा गागा से हूँ। ओके। वहीं मेरा जन्म हुआ
और मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे। ठीक है। तो मुझे वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई, वहीं मैंने मैट्रिक किया। ठीक है। उसके बाद मैंने फिर डीएवी कॉलेज जलंधर में अपना +2 किया। ठीक है। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया पटियाला में। अच्छा, पटियाला मेडिकल कॉलेज से आपने किया। उसके बाद फिर मैं पीजीआई में रहा। ओके ओके ओके, ऑल राइट। तो वहां पे मतलब ये आपने मेडिकल लाइन ही क्यों ऑप्ट करी, मतलब कुछ इंस्पिरेशन थी या पहले मेडिकल से रिलेटेड या क्या था? मेरे को सबसे पहले जो मेडिकल लाइन का एहसास हुआ तब हुआ जब मेरी कजन का एक्सीडेंट हो गया था। वो कार के नीचे आ गई थी और उसकी टांग में कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया था। तो मैं उसका इलाज जिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला में हुआ। मैं उसके लिए खाना लेके जाता था, बस में लहरागागा से जाके पटियाला खाना लेके जाता। तो तब मैंने मेडिकल कॉलेज देखा, मैंने वहां डॉक्टरों की लाइफ देखी, साथ में स्टूडेंट्स की देखी। वो मेडिकल कॉलेज मुझे उसका ग्लोरियस लगा और साथ साथ लोगों की सेवा भी लगी। तो तब मुझे लगा भी शायद मैं भी कभी यहाँ पहुंच जाऊं, तब लगा और शायद डॉक्टर बन जाऊं। पर मैंने कोई ऐसा निश्चय नहीं किया था। फिर जब मैं मैट्रिक में मैंने अपने सिटी को टॉप किया, लहरागागा को, तो फिर मेरा डिसीजन पक्का हो गया भी मैं मेडिकल प्री मेडिकल ही करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। और फिर भगवान ने मेरा साथ दिया। पर मैं एक पंजाबी मीडियम से शुरू होके इंग्लिश मीडियम में गया। ये मेरे के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था। ठीक है। जो फर्स्ट क्लास में मैं गया तो मैं पंजाबी में अपने सवाल पूछ लेता था और शायद स्टूडेंट्स मेरे ऊपर हंसते थे, काफी लोग हंसते थे जो शायद इंग्लिश मीडियम से आए थे। पर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने फिर वहां भी फर्स्ट जो टेस्ट हुआ उसमें भी मैंने टॉप किया, फिर वो हंसना बंद कर दिया। कोई भी पढ़ाई किसी लैंग्वेज की मोहताज नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में हम जाते हैं, इंडिया में ही कितनी लैंग्वेजेस हैं। हर मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर के बाद एक लैंग्वेज चेंज हो जाती है इंडिया में। यस। और उसी लैंग्वेज के भी कितने तरीके हैं बोलने के, जैसे पंजाबी के कितने तरीके हैं, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुजराती के अलग अलग है। तो लैंग्वेज तो कभी मोहताज हो नहीं सकती। नॉलेज इज वन एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आई बिलीव। यस। तो वो मजाक जिन्होंने किया, मुझे लगता है उन्होंने आपको शायद एक एडिशनल पुश ही दिया होगा। बिल्कुल, आप मुझे लगता है उन्होंने पुश दिया, क्योंकि पर एट दैट टाइम इट वाज लिटिल बिट डिप्रेसिंग। राइट, डेफिनेटली। बट वही है ना कि कोई इंसान उस डिप्रेसिंग चीज को डिप्रेशन में ही कन्वर्ट करके अपने आप को ड्रॉप कर लेता है, और कोई इंसान उस चीज से और ज्यादा इंस्पायर हो जाता है, या शायद अपने आप को एक चैलेंज दे देता है कि मुझे इन सब का मुंह बंद करना है। यस, मैंने वो चैलेंज दिया और एक्सेप्ट किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आपने बताया कि आपके फादर एक बिजनेसमैन है, थोड़ा इलैबोरेट करेंगे कि क्या करते थे वो? हाँ, नाउ ही इज नो मोर। वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी। ओके। एंड ही वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शॉप इन लहरागागा। ओके ओके। तो आपने उस लेगेसी को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? अगर मैं डॉक्टर ना बनता तो वही बनता। ठीक है, बिजनेसमैन। हाँ, बिजनेसमैन बनता। बट आपने सेवा करना ज्यादा अच्छा समझा, और भगवान ने भी शायद यही चाहा था। और मेडिकल में मैंने सुना सबसे ज्यादा अगर कोई कॉलेज में एंजॉय करता है तो मेडिकल के स्टूडेंट्स करते हैं। क्या ये सच है? अपनी कॉलेज लाइफ आपकी? हाँ, मेरा ख्याल है ये शायद, मुझे लगता है ये, क्योंकि हम इंजीनियरिंग वालों को भी देखते थे और मेरे बच्चों ने भी इंजीनियरिंग की है। ओके। और मेरी बेटी ने इकोनॉमिक्स की है। मुझे लगता है डॉक्टर नहीं एंजॉय करते, नहीं करते उस लाइफ को। दूसरे प्रोफेशन वाले शायद ज्यादा करते हैं। ठीक है। और जैसे आपने बताया आपकी फैमिली मतलब है, आपके फादर अब नहीं रहे हैं, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट दैट। तो आपकी फैमिली में अभी कौन कौन है? मेरी फैमिली में अभी मेरे 2 बच्चे हैं और उनके वाइफ्स हैं, एंड मेरी एक ग्रैंड डॉटर भी है, एंड माई वाइफ इज देयर। ठीक है। हाँ जी। फिर तो बहुत अच्छी आपकी एक ब्यूटीफुल फैमिली है। यस। ठीक है। तो आपके बच्चे क्या करते हैं, आपके बेटे क्या करते हैं? और माई सन इज ए बिजनेसमैन। ओके। ही इज रनिंग हिज ओन बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने लेगेसी फॉरवर्ड कर दी। ठीक है। एंड माई डॉटर इज एन IFS ऑफिसर।
Oh, okay, nice. Her husband is an IS officer. Oh, very nice. So you have a very nice family. All of you are serving India. Yes. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और Thank you. बहुत कम लोग इस चीज से डिसीजन लेते हैं कि हम किसी की सेवा कर सकें या किसी को कुछ हेल्प कर सकें, और इसके लिए आपने अपनी फैमिली लेगेसी को छोड़ के एक डॉक्टर बनना चाहा, ये बहुत अच्छी बात है। तो और डॉक्टर तो बनना चाहा, बट ये ऑर्थोपेडिक ये आपने फील्ड क्यों चुनी? ऑर्थो डॉक्टर आप कैसे मतलब बनने का सोचा आपने? मेरा थोड़ा इंटरेस्ट सर्जरी में था, ठीक है, तो जा तो मैं जनरल सर्जरी कर सकता था, जा ऑर्थोपेडिक सर्जरी करता ठीक था। है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ब्रांच होने के कारण मुझे लगा भी मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जरी करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ जनरल सर्जरी, इसलिए मैंने ऑर्थोपेडिक्स को अडॉप्ट किया। ठीक है, ठीक है। तो मेडिसिन या मेडिकल फील्ड के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज है? मेडिकल फील्ड के अलावा म्यूजिक है मेरी हॉबी। म्यूजिक सुनना पसंद है? बहुत ही पसंद है मुझे। क्या क्या सुनते हैं आप? मैं पंजाबी गाने भी सुनता हूँ, हिंदी भी सुनता हूँ, इंग्लिश भी सुनता हूँ। ओके ओके, ऑल राइट। गजल वगैरह भी सुनते हो? गजल भी सुनता हूँ। कुछ सुना सकते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। अभी थोड़ा आगे बढ़ने देते हैं, फिर सुनाते हैं। ठीक है, नो वरीज, नो वरीज। और उसके अलावा हॉबीज, व्हाट इज योर सेकंड हॉबी? वॉकिंग विद द फ्रेंड्स। वॉकिंग विद द फ्रेंड्स, ओके, नाइस। तो इवनिंग वॉक वगैरह या मॉर्निंग? इवनिंग, मॉर्निंग, whenever there is a time, I would call a friend and we would walk together. क्या बात है, क्या बात है। और कुछ इसके अलावा? And third is making tea. मेकिंग टी for the wife. सर वो हॉबी नहीं है, वो तो मजबूरी है। करनी पड़ेगी। पर मैं अच्छी बनाता हूँ, अच्छी बनाता आपको भी पिलाऊंगा। चलो, मैं पक्का आऊंगा। ठीक है, नहीं, बहुत अच्छी बात है, और ये तो फर्ज है आपका, चाय पिलाना बीवी को, इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये ना, कोई भी इंसान भले ही प्राइम मिनिस्टर बन जाए या भले ही कोई कुछ भी बन जाए जिंदगी में, या बड़े से बड़ा डॉक्टर बन जाए, बीवी के सामने वो पति ही है, पति रहेगा। रहना भी चाहिए। नहीं, अच्छी बात है। आप इतनी अच्छी प्रोफाइल रखने के बाद भी अगर अपने घर पे अपने दोस्तों को, वाइफ को, बच्चों को टाइम देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। और ये हर इंसान को फॉलो करना चाहिए, बिजी स्केड्यूल होने के बाद। तो वैसे और कुकिंग भी करते हैं कुछ, या सिर्फ चाय तक ही सीमित है? चाय तक। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अगर मुझे एक बात बताइए, अगर आप सर्जन नहीं होते तो आप क्या होते? मैं बिजनेसमैन होता। वो आपने बताया, वो मेडिकल स्टोर, वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाले। बिल्कुल। आई लव दैट। यू लव दैट। तो आप जाते हो अपने बेटे के स्टोर पे, जाते हो? हाँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जाता हूँ। और घूमना फिरना कुछ पसंद है, मतलब घूमने जाते हो? बहुत। कितनी कंट्रीज विजिट कर चुके? I have visited almost every country in this world except Australia. एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया? पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ मैं। हाँ। और तो फिर उसमें आपको सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कंट्री कौन सी लगी, मतलब जहाँ आप दोबारा जाना चाहते हो? ब्यूटीफुल कहना थोड़ा डिफरेंट होगा, पर अच्छा, अमेजिंग जो अमेरिका ही लगा मुझे। अमेरिका लगा। दैट इज गुड इन ऑल एस्पेक्ट्स। ओके। तो मतलब इतना बिजी स्केड्यूल होते हुए ये आपने पर्सनल ट्रिप्स करे या ऑफिशियल ट्रिप्स थे आपके सारे? ये कंबाइंड होते थे, मिक्स्ड होते थे। तो वाइफ को लेके जाते थे साथ में? कभी वाइफ को भी ले जाता था। कुछ अकेले भी चले जाते थे। ठीक है। तो विद फ्रेंड्स आल्सो? विद फ्रेंड्स एंड विद कोलीग्स। जैसे मौका मिले। लेकिन घूमना जरूर है। हाँ, जरूर जाना है। And 2 times a year. अच्छा, 2 times a year, ये फिक्स है आपका, जाना ही जाना? Almost. ठीक है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया कब जा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया रह गया, वो भी पूरा कर लो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, now my daughter is in foreign service ना। Okay. Now I have planned wherever she goes, I will एक बार मिलने जाओगे? हाँ, एक बार या 2 बार। ठीक है, नहीं, अच्छी बात है। तो अब घूमना फिरना होता है, तो अपनी इतने बिजी स्केड्यूल से आप वो टाइम कैसे निकाल पाते हो? मतलब मैं हूँ, या और भी मेरे जैसे लोग होंगे जो अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, शायद हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो बीइंग अ सर्जन आप कैसे वो टाइम निकाल पाते हो, कैसे मैनेज करते हो? आई थिंक देयर इज अ टर्म कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस. I believe in that. And secondly, I have
very competent associates with me, Dr. Navdeep and Dr. Anmol Sharma, and they take care of everything ठीक है, whenever I am out. ओके। तो आपके आपके जो पेशेंट्स हैं उनको वो हैम्पर नहीं होते कभी? ना ना ना, वो उनसे चल कोई प्रॉब्लम नहीं होती हम्म, एंड दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ ठीक है। ये एज बहुत आई अच्छी बात कुड आई वुड टेक केयर ऑफ देम. ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि एक ऐसी प्रोफाइल पे होने के बाद जहाँ पे लोग ऐसा सोचते हैं, यार अगर मैं अपने पेशेंट्स को किसी और को हैंड ओवर करता हूँ, चाहे वो 2 दिन के लिए क्यों ना करना हो, कि कहीं यार वो मिस हैंडल ना हो जाए, कहीं किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अगर आप किसी पे इतना ट्रस्ट करते हैं आज भी, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। किसी पे ट्रस्ट करना आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है. चैलेंज है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वर्क लाइफ बैलेंस आपने जैसे बताया, तो वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। ये तो एक टर्म हो गई, अब इसको इलैबोरेट भी करके बताइए कि कैसे आप वो टाइम निकालते हैं? I think excess of anything is bad. आप पैसों की बात कर रहे हैं? चाहे वो पैसा हो, हुँ, चाहे वो वर्क हो, हुँ, चाहे वो फैमिली हो, हुँ, सबको थोड़ा थोड़ा सारी चीजें होनी चाहिए लाइफ में, हुँ, तो आदमी जो है बैलेंस रहेगा हुँ, और उसकी लाइफ भी अच्छी चलेगी. हुँ, आई बिलीव इन बीइंग पैशनेट हुँ, but not in being obsessive. You ओके, should not be obsessive about anything, दैट्स राइट। like obsessive about your work, हुँ, obsession about your family, हुँ, or obsession about yourself also. हुँ, तो obsession ना हो, passion हो, तो that is good. दैट इज़ That is a, I would call a work-life balance. ये आजकल यंगस्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसके कारण अपनी हेल्थ को, अपनी अपनी फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को और फैमिली हेल्थ को, तीनों को इग्नोर कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के लिए या अपने पैशन के लिए। बट वो उसके बाद जब वो डाउन द लाइन इन द एज ऑफ 40 और 50, फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो सिर्फ पैसा तो होता है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं बचा होता। इससे मुझे एक बात याद आई. हम्म, राकेश झुनझुनवाला ने बोला था, उनसे पूछा भी आपकी सबसे बैड इन्वेस्टमेंट कौन सी है. ही सेज माय सबसे बैड इन्वेस्टमेंट इज माय हेल्थ. हम्म, ही सेड आई स्मोक लाइक ए चिमनी, हम्म, आई ईट लाइक ए पिग एंड आई ड्रिंक लाइक फिश. ओ माय गॉड। ठीक है, तो ऑब्सेशन किसी भी चीज की बुरी है. बुरी है। हाँ, सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है। अगर आपकी फैमिली नहीं है अच्छी, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, पैसे का हाँ, भी क्या ही होगा। पैसे कल का वो भी क्या. पैसा कहीं ना कहीं घूम फिर के डॉक्टर के पास ही आएगा, आपके क्लाइंट से बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहता हूँ कि फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट है किसी इंसान की? फ्रेंड्स आर द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. हम्म, यू मस्ट हैव गुड फ्रेंड्स. दो तो बहुत जरूरी चाहिए, तो बहुत जरूरी है। बाकी जितने भी हों अच्छे हैं. ठीक। आपके कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे 2 फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. फ्रेंड्स तो और- काफी होंगे। हाँ, वैसे फ्रेंड्स बहुत हैं, हम्म, पर 2 जो मेरे जिगरी जार हैं, जो नाम उनके लेना साथ चाहते हो मैं उनका? कुछ भी शेयर कर सकता हूँ. नाम लेना चाहते हो उनका? हाँ, नाम ले लूंगा. बताइए, क्या नाम है उनके? उनका नाम है, एक का डॉक्टर विपिन, दूसरे का नाम है डॉक्टर प्रबल. अच्छा, वो भी डॉक्टर्स ही हैं? हाँ, डॉक्टर्स हैं. ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो मुझे ये चीज तो समझ में आ गई कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही फ्रेंडली है, केयरिंग है। और क्योंकि एक उस एज में जब अपना प्रोफेशन को चुनना हो, तब एक दया भावना आए मन में, या एक ऐसी भावना है कि मैं भी डॉक्टर बन के सेवा करना चाहता हूँ, तो आई एम श्योर आपका दिल बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आज जब कोई मेडिकल फील्ड के बारे में सोचता है, तो वो घबरा जाता है। चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो एक ट्रस्ट फैक्टर हो कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगा तो मेरा कितना पैसा लगेगा, या मैं अगर हॉस्पिटल जाऊँगा तो मेरा ट्रीटमेंट सही भी होगा कि नहीं। जहाँ पे आपके जैसे या आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेवा भावना से काम करते हैं। डेफिनिटली देयर इज़ अ कॉस्ट फॉर एवरीथिंग। आई एम जस्ट टॉकिंग अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट। बट येस, एक डर है लोगों के मन में कि क्या मेरा ट्रीटमेंट सही होगा या नहीं। आपका उस पे क्या कहना है? क्या, क्योंकि आज देखिए प्रोफेशनलिज्म के साथ-साथ फाइनेंशियल फ्रीडम
हम बोलते तो हैं कि आज हमें फाइनेंशियली फ्री होना है या हमें सब कुछ करना है, बट फिर भी कितना भी कमा लें, मेडिकल एक्सपेंस आज एक इतना बड़ा पहाड़ बन के किसी के सिर पे आ जाता है, जहाँ पे कहीं न कहीं, कहीं न कहीं वो मार खा ही जाता है। भले ही उसके पास इंश्योरेंस हो, भले ही सिर्फ़ जिनके पास फ्री फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंटल फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे कोई कोई लिमिट ही नहीं है, वो एक अलग चीज़ आ गई। बट जहाँ पे इंश्योरेंस आ जाती है, कई बार इंश्योरेंस वाले डिनाई कर देते हैं कि हम नहीं देंगे, ये कवर नहीं होगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि मेडिकल कॉस्ट आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? लोग उस चीज़ को अवेल ही नहीं कर पा रहे जो वो हकदार हैं, क्योंकि टैक्स तो हम हर चीज़ में दे रहे हैं आज। आज हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हर चीज़ पे जीएसटी है, इनकम टैक्स भरते हैं। जो इनकम टैक्स नहीं भी भरता, जीएसटी तो हर चीज़ पे भर रहा है, हर चीज़ खाने पे है, हर चीज़ में, फ्यूल पे है, गाड़ी, स्कूटर, साइकिल जो लेगा जीएसटी है। तो कहीं न कहीं टैक्स तो वो दे रहा है, दे किसी रहा न दे किसी रहा रूप में। तो आपको नहीं लगता आज हिंदुस्तान को भी एक ऐसी चीज़ में आने की ज़रूरत है जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट फ्री हो, गवर्नमेंट दे, या जब बच्चा पैदा होता है उसकी इंश्योरेंस तभी से हो जाए। जैसे आप यूएस जाके आते हैं, आपको यूएस आपको बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे ये चीज़ होती है, बच्चा पैदा होता है उसकी इंश्योरेंस हो जाती है उसी टाइम, मैंडेट है इंश्योरेंस का। तो क्या हमारे देश में नहीं होना चाहिए? नहीं, हमारे देश का जो हेल्थ सिस्टम है हुँ, काफी अच्छा है, हुँ, क्योंकि अगर बाहर आप देखोगे तो यूएस में जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं हुँ, बहुत हाई हैं। बहुत हाई है, बिल्कुल है। वो कईयों की तो ऑलमोस्ट 20% सैलरी, 20-30% सैलरी हेल्थ प्रीमियम में चली जाती है यूएस में। 20-30%? यस, इतने अच्छा, हाई प्रीमियम है वहां पे। ठीक है। तो हमारे इंडिया में तो हेल्थ सिस्टम इज क्वाइट गुड, हुँ, एंड हमारे जहां लोग अमेरिका से, यूरोप से, बाहर देशों से इलाज कराने आते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट है बहुत ही रीजनेबल है। हुँ। और यूएसए के मुताबिक तो ये 20 टाइम 30 टाइम सस्ता है। 20-30 टाइम सस्ता है। सस्ता है, हाँ। तो इसलिए हमारा हेल्थ सिस्टम आई थिंक काफी अच्छा है, ठीक है। और इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। हुँ, जैसे कि मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुँ, जो आयुष्मान राइट, स्कीम 5 लाख निकाली स्कीम, है, 5 लाख की, और कई स्टेट्स में ये 10 लाख भी कर दी है, जैसे हुँ, दिल्ली वगैरह में। हुँ। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, और इसको अल्टीमेटली वो यूनिवर्सल कवरेज देने लगे हैं, जो तो सुनने में उसमें आया है। उसमें सर एक ये बहुत बड़ा ये भी तो इश्यू है ना कि आज जो ये कवरेज मिल रही है, मिलती तो है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स भी कवर हो गए हैं उसमें। हाँ, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल कवर हो गए। लेकिन उसमें सर एक कैच है, आज क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड रहा है, उसका इम्पैक्ट इस कार्ड पे भी है। अब आयुष्मान भारत कार्ड जो है, वो कार्ड मिलता तो है, लेकिन उनको मिलेगा जो जनरल कैटेगरी से बाहर है। अब 5 लाख का या 10 लाख का, जो भी कवर मिल रहा हो, किस स्टेट बाय स्टेट, वो है तो जनरल कैटेगरी के बाहर, और जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में होते हुए भी इतने ज़्यादा फाइनेंशियली टूटे हुए हैं कि वो इलाज नहीं करवा पाते अपना। तो आपका इस पे क्या सजेशन है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि ये एक बैलेंस जो है, वो सही हो जाए? मैं गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी लेना चाहिए, हुँ, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उन हुँ, सबको भी ये कार्ड हुँ, देना चाहिए, जब तक ये यूनिवर्सल हुँ। एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि जिसको ज़रूरत है, वो उसको कहीं उसको कार्ड मिलेगा, मिलना चाहिए, उसको कार्ड मिलना मिलना चाहिए। चाहिए, मिलना चाहिए। जिसको ज़रूरत नहीं है, वो कार्ड लेके बैठा है, बेनिफिट्स भी ले रहा है। मैं हाँ, ये नहीं कह रहा, मैं किसी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ या किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसान किसी भी कास्ट का हो, वो इंसान है। और बिल्कुल मेडिकल बिल्कुल। फील्ड एक ऐसी फील्ड है, जब जब किसी को खून चढ़ता है, तो तो क्या वो हम आदमी थोड़ा पहले हम देखता है। कास्ट देख के आते हैं हाँ कि वो हाँ किस हाँ, कास्ट का खून है? नहीं बिल्कुल देखते। आपने ठीक कहा। तो इसी इसी तरीके से जो उसका इलाज भी है, वो उसका कास्ट देख के नहीं होना चाहिए, वो उसके फाइनेंशियल कंडीशन देख के उसका होना चाहिए कि क्या वो फ्री या 5 लाख या 10 लाख तक का कार्ड का हकदार है। वो उसके फाइनेंशियल, फैमिली के फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, क्योंकि अब आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक्ड है। गवर्नमेंट कैन ट्रैक इट वेरी ईज़िली। बिल्कुल जब वो ठीक है। आवेदन देता है तो वो अपनी पूरी फैमिली का क्लब करके रिपोर्ट दे। उसमें अगर वो लगता है कि हाँ जी इनको देना चाहिए, उसका गवर्नमेंट को कुछ क्राइटेरिया बनाना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल ठीक है, जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इसको लगा के, और जिसको इकोनॉमी में जो उसमें आता है उसको ये कार्ड देना चाहिए।
फिर मेरा ख्याल वी वुड बी एट पार विद एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्योंकि उसके बाद एक इंसान को ना आज रोटी खाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होते हैं ये अनवांटेड सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे वो कभी गिर गया, कभी उसको चोट लग गई। हाँ, एक इंश्योरेंस है जिसमें आई थिंक बहुत कम पैसे लगते हैं, शायद 20 रुपए कटते हैं महीने के, ऐसा कुछ है, जो एक्सीडेंटल पॉलिसी 2 लाख की है। हाँ, 2 लाख की है। 2 लाख हाँ की जी, हाँ पॉलिसी है जी, ना। हाँ जी, हाँ, तो वो ऐसी एक बेनिफिशियल चीज है, वो सबके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ, कोई भी आप अपने गवर्नमेंटल बैंक में जाइए, आप या प्राइवेट बैंक में जाइए, आप करवा सकते हैं, वो बिल्कुल देखिए बिल्कुल अप्लाई कर बिल्कुल। सकते हैं। तो वो सबको ऑप्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल आपने सही बात बोली कि इसको एक फाइनेंशियल चीजों के साथ जोड़ना चाहिए बजाय कि कास्ट कास्ट सिस्टम केसेस, है ना। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी चीज है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि हमने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करी, या हमने आपके करियर के बारे में बात करी। अब मैं थोड़ा सा लोगों के लिए एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ। बोन हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है। यू आर एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंड बोन हेल्थ जो है वो कैसे सही रखनी चाहिए, मतलब एक अर्ली एज में जब हम कहते हैं कि हमें शुरू से ध्यान रखना चाहिए, तो वो क्या क्या चीजें हैं जिनकी कंसिडरेशन हमारे माइंड में हमेशा होनी चाहिए। जो हमारी बोन्स हैं, हम्म, ये बचपन से ही बननी शुरू हो जाती हैं। हम्म, और जब हम अगर बचपन में हमने डाइट ठीक नहीं ली, हम्म, एक्सरसाइज ठीक नहीं ली, हम्म, तो हमारी जो बोन्स बनेंगी हम्म, वो उतनी स्ट्रांग नहीं बनेंगी। हम्म, तो इसलिए बोन इज लाइक ए बैंक बैलेंस। ओके, तो आप बैंक में जितना पैसा डाल दिया उतना ही निकाल सकते हो। तो इसका मतलब बोन भी एक तरह का बैंक में आपका डिपॉजिट है, डिपॉजिट है। जो आप बच्चे की साथ साथ जब अडल्ट में पहुंच जाओगे तो एक आपने जो बैंक बैलेंस और बोन बैलेंस क्रिएट कर दिया है आपने। तो उसमें से फिर कुछ निकलेगा, कुछ डलेगा, कुछ निकलेगा, कुछ डलेगा। पर आपने अगर डाला नहीं होगा तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा आपको। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बोन को बचपन से ही हमें स्ट्रांग बनाना है। और वो स्ट्रांग बनाएं कैसे? स्ट्रांग बनाएं कैसे? उनको, बच्चों को, आजकल जैसे जमाना आ गया ये मोबाइल का, और बच्चे खेलते नहीं हैं। बच्चों का खेलना ग्राउंड में बहुत ही जरूरी है, तभी उनकी बोन स्ट्रांग बनेंगी। अगर वो खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, तो उनकी बोन स्ट्रांग नहीं बन सकती। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए भी अपने बच्चों को डेली खिलाएं, पार्क में लेके जाएं, और उनकी डाइट जो है, डाइट तो आजकल प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को अच्छी डाइट दे रहे हैं लोग, पर ये थोड़ा जंक फूड से अवॉइड करके दूसरा खाना भी उनको दिया जाए। क्योंकि जंक फूड जो होता है उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, न्यूट्रिशन लॉस, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिशन कम है, सिर्फ उसमें क्या है, एनर्जी तो है पर न्यूट्रिशन नहीं है। तो इसलिए वो बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है बॉडी के। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसलिए थोड़ा जंक फूड भी खा ले, पर दूसरा फूड खाना बहुत जरूरी है। एक डे डिसाइड होना चाहिए, ठीक है, एक दिन जंक खा लो, हफ्ते में एक दिन जंक खा लो, एक मील ले ली, बस 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 बस, जो हर रोज एक कोल्ड ड्रिंक और बर्गर, पिज्जा, हाँ, डेली का नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। ये जैसे हमारी जो बोन हेल्थ है, आपने बताया कि खेलना, डाइट सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आप कौन से फूड को पावर फूड मानते हो बोन्स के लिए? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अपनी डाइट में जरूर रखनी चाहिए फॉर द गुड बोन एंड मस्कुलर हेल्थ? गुड बोन एंड मस्कुलर एक हेल्थ में जो डाइट है हमारी, उसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड फ्रूट्स, ये होने चाहिए। ये 100% होने चाहिए। आजकल बहुत सारे सर ऐसे डाइटिशियंस, बहुत ऐसे रील्स बनती हैं, बहुत सारी ऐसे डाइटिशियंस हैं जो लोगों को बोलते हैं कि दूध मत पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूध में कुछ नहीं रखा। ऐसा नहीं है, दूध इज दी सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो इसलिए दूध जरूरी है। हाँ, अडल्टहुड में यू कैन रिप्लेस मिल्क विद फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स। जो ये सोया मिल्क वगैरह है, क्या ये हेल्प करता है? हाँ, सोया मिल्क भी हेल्प करता है, इसमें भी कैल्शियम है। ठीक है,
मतलब मिल्क के और अल्टरनेटिव ढूंढे जा सकते हैं. आलमंड मिल्क, आलमंड मिल्क इज आल्सो गुड. इट इज आल्सो, ठीक है. तो ये बच्चों को अगर शुरू से पिलाया जाए तो भी बहुत अच्छी चीज है. बच्चों को एक्चुअली मिल्क से कोई दूर भगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में जो मिल्क है प्रॉपरली डिजेस्ट होता है, और बच्चों में मिल्क देना चाहिए बच्चों को. तो ठीक है. हाँ, अडल्ट में मिल्क की क्वांटिटी कम की जा सकती है, क्योंकि जो मिल्क को डिजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं वो अडल्टहुड में आके कम हो जाते हैं, इसीलिए वो एसिडिक नेचर रहती है. हाँ, इसीलिए अडल्टहुड में आप मिल्क को अवॉइड कर सकते हैं, बट नॉट इन चिल्ड्रन. वी हैव टू रिप्लेस इट, बेसिकली अवॉइड नहीं करना है, रिप्लेस करना किसी और चीज. हाँ, ठीक है. और कोई ऐसी चीज जो सबसे खराब हो बोन्स और मसल्स के लिए, जो हमें बिल्कुल भी मतलब खानी ही नहीं चाहिए, या चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है या क्या, मतलब क्या समझते हैं आप, क्या चीज है सबसे खराब? है सेडेंटरी लाइफस्टाइल. अगर आप खा चाहे कुछ भी लो, पर अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपकी बोन हेल्थ बिगड़ेगी ही. तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा ही होगा, जॉइंट पेन होगा ही होगा, मसल पेन होगा ही होगा. डॉक्टर साहब, एक ना छोटे बच्चों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जब भी हम, मतलब आप देखेंगे कि, और ये बहुत ज्यादा बच्चों में आजकल मैं देख रहा हूँ, नीज या तो नॉक नीज होती हैं उनकी, या बो लेग्स होती हैं. ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या ये कुछ सैंडल्स पहनने के कारण है, या ये सिर्फ एक मिथ है? आजकल बहुत ऐसी वीडियोस हैं कि नहीं ये एक पर्टिकुलर ब्रांड के सैंडल्स मत डालो, या क्या चीज है ये प्रॉब्लम क्यों है बच्चों को? जो बच्चे हैं इनमें किसी में बो लेग हो सकती है, किसी में नॉक नीज हो सकती है, किसी में कुछ भी नहीं नॉर्मल है, किसी में नॉर्मल हो सकता है. तो ये तीनों नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक है. जैसे कोई बच्चा काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई बीच का हो सकता है. ऐसे ही किसी के नॉर्मल होंगे, किसी के बो होंगे, किसी की नॉक नीज होंगी. ठीक है. तो इसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है. नॉर्मली दे वुड रिकवर ऑन देयर ओन. और ये चाइल्ड होना शुरू हो जाता है, ये 3-4 साल तक ठीक हो जाता है, 4 साल तक. लेकिन अगर 4 साल के बाद भी ये आपको लग रहा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए. फिर हम उसका प्रॉपर एक्सरे मेजरमेंट करके देखते हैं भी वेदर इट इज फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल. ओके. अगर पैथोलॉजिकल होगा तो हम आपको स्पेशल एडवाइस देंगे, सम मेडिसिन, सम मसाज, और समटाइम्स स्पेशल शूज. ओके, स्पेशल शूज भी, एंड ब्रेसेस देते हैं. ठीक है. एंड बट most of the time 95% to 99% they are physiological, so nothing to worry about them. Okay, all right. सर एक चीज मुझे बताइए कि आजकल स्पोर्ट्स करते हुए बहुत सारी इंजरीज होती हैं, जैसे जिम में भी हो जाती हैं, फुटबॉल खेलते हुए होती हैं, बास्केटबॉलर्स को होती हैं. क्या होता है, जैसे बास्केटबॉल खेलने वालों का रिस्ट निकल जाता है या शोल्डर निकल जाता है, डिसलोकेट हो जाता है. फुटबॉलर्स का नी निकल जाता है, एंकल निकल जाता है. तो उस सिचुएशन में सबसे पहले इंसान को क्या करना चाहिए? लोग कुछ आता है ना, खुद ही जोड़ने की कोशिश करते हैं, हाथ को जोड़ने की, वो गलत है. तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? जब भी कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, सबसे पहले हमने उस पार्ट को सप्लेंट करना है. सप्लेंट का मतलब, हाँ, सप्लेंट का मतलब अगर टांग है तो नीचे कोई फट्टा रख के उसको बांध दो. ठीक है. और जैसे हाथ है, हाथ को बॉडी के साथ बांध दो. ठीक है. कोई बैंडेज से. ठीक है. और दूसरा है आइस पैक. ठीक है. आइस पैक लेके उसके साथ रख दो ताकि उसकी स्वेलिंग ना हो. ठीक है. और देन ही शुड बी शिफ्टेड टू ए हॉस्पिटल. ठीक है. मतलब जोड़ने की कोशिश नहीं करनी है. यू कैन कॉज मोर डैमेज. ओके, अच्छा, गलत भी जुड़ सकता है? नहीं, मतलब समटाइम यू कैन इंजर इट मोर. जो इंजरी गेम में, स्पोर्ट्स में हुई है वो तो हुई है. इफ यू आर ट्राइंग टू रिलोकेट इट एट दैट टाइम, यू कैन इंजर इट मोर. तो डोंट ट्राई टू पुट इट बैक, जस्ट सप्लेंट इट. अगर टांग है तो उसको एक फट्टा लेके या कोई बड़ा गत्ता लेके उसके साथ बांध दीजिए. अगर वो भी नहीं है तो आप उसको दूसरी टांग के साथ बांध दो. ठीक है. सो दैट फर्दर डैमेज इज प्रिवेंटेड. ऐसी बाजू है तो बाजू को आप चेस्ट के साथ भी बांध सकते हो. ठीक है. तो उसको अगर बांध दिया तो देयर वुड बी नो फर्दर इंजरी. और दूसरा है
आइस। आइस से क्या होगा, आइस पैक्स लगा देंगे तो उसका पेन भी कम हो जाएगा और वो स्वेलिंग भी नहीं होगी। ठीक है सर। वुमेन्स को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है एक वुमेन को पोस्ट 40, 40 साल की उम्र के बाद, पोस्ट द एज ऑफ 40 इयर्स, क्या उनको ऐसा करना चाहिए अपने डेली लाइफस्टाइल में कि उनको बॉडी पेन्स जो स्टार्ट हो जाती हैं, मसल पेन स्टार्ट होती हैं, बोन्स में इशू हो जाते हैं, वो ना आए? वो उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले तो अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। हमारी पर्टिकुलरली इंडियन वुमेन जो हैं वो बचा खुचा खाती हैं, बिल्कुल। वो अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल बच्चे ने नहीं नहीं रखती। खाना खाया उसका खा लिया, वो हस्बैंड ने नहीं खाया वो खा लिया, लेकिन तो अपने लिए नहीं अपने लिए नहीं केयर करती। तो मैं चाहूंगा भी वो अपनी डाइट का ख्याल रखें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें और दूसरा अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज से क्या है, उनका मसल मास बनेगा, बोन की स्ट्रेंथ बनेगी, तो उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर हमें नॉर्मली हम बोन स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं तो हम बोल तो देते हैं हमें बोन स्ट्रेंथ अच्छी रखनी चाहिए, बट वो मुझे पता कैसे चलेगा मेरी बोन स्ट्रेंथ अच्छी है या नहीं है? ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे हम ये चेक कर सकें कि हमारा क्या बोन स्ट्रेंथ है? बोन स्ट्रेंथ के लिए एक बड़ा अच्छा टेस्ट है जिसको हम BMD कहते हैं, ओके। बोन मिनरल डेंसिटी। ओके। उससे क्या है, हम ऑब्जेक्टिवली बोन की स्ट्रेंथ हमें पता लग जाती है। ठीक है। बोन मिनरल डेंसिटी ये किसी भी सेंटर में, एक्सरे सेंटर में हो जाता है। ठीक है। और इसकी जो रेशियो है, नॉर्मल जो है T स्कोर जो है -1 होता है। ठीक है। अगर इससे डिफरेंट है तो इसका मतलब बोन की स्ट्रेंथ आपकी वीक हो सकती है। ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। आफ्टर 50 एवरी फीमेल शुड गेट दिस टेस्ट डन। ठीक है। और सर बोन कैंसर क्या इसका कोई इलाज है? बोन कैंसर का इलाज है और अगर ये जल्दी डिटेक्ट हो जाता है तो यू कैन बी क्योर्ड ऑफ दिस। एंड बोन कैंसर बाकी कैंसर्स के मुकाबले बहुत कम कॉमन है। ठीक है। तो एक फीमेल को या एक मेल को अपने रूटीन टेस्ट में ऐसा कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे हम बोन कैंसर को डिटेक्ट कर सकें, जिससे अर्ली स्टेजेस पे हमें पता चल जाए कि शायद इस इंसान को बोन कैंसर है? ऐसा कोई टेस्ट है? बोन कैंसर के लिए कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, ना ही किसी को ये टेस्ट कोई करवाने की जरूरत है। ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो स्क्रीनिंग है हमारे ब्रेस्ट कैंसर की हो रही है, प्रोस्टेट कैंसर की हो रही है, और जैसे कोलन के कैंसर की हो रही है, पर बोन कैंसर का कोई ऐसा सिम्टम्स या अर्ली सिम्टम्स ऐसा कुछ? बोन कैंसर का अर्ली सिम्टम्स तो स्वेलिंग है। स्वेलिंग है बस। आपको अगर बोन कैंसर है, ज्यादा ही कहीं शरीर में स्वेलिंग दिख रही है तो आप चेक करवा सकते हैं। एक्सरे से पता चलेगा। एक्सरे से या MRI से, CT से कई इन्वेस्टिगेशन है जिससे पता लग सकता है एंड और उसका प्रॉपर इलाज हो सकता है। ठीक है। तो इसकी भी सेम स्टेजेस होती हैं जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3? यस, स्टेजेस आर देयर, सेम स्टेजेस। ठीक है। सर आर्थराइटिस आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फीमेल्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आर्थराइटिस की। मे बी आई एम रॉन्ग, इफ यू कैन करेक्ट मी, राइट? फीमेल्स को ज्यादा प्रॉब्लम? फीमेल्स को ज्यादा होती है, बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले सुनने में नहीं आता था आर्थराइटिस, आजकल कुछ पिछले 10 साल में, 15 साल में ये चीज ज्यादा सुनने को आ गई है कि आर्थराइटिस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हिलना मुश्किल हो जाता है और जॉइंट्स में पेन है, सामान नहीं उठा सकते, जरा सा चलेंगे तो पेन, लेटेंगे तो पेन, सोएंगे तो पेन। ये क्यों है? ये कैसे हो रहा है? जो आर्थराइटिस है ये एक बीमारी है जो जॉइंट्स की है। ठीक है। हमारे जो जॉइंट हैं वो बोन एंड से बनते हैं, जैसे कि आप इस मॉडल में देख रहे हो। बोन एंड्स जो हैं वो कार्टिलेज से कवर्ड होते हैं, जो एक थिन सी लेयर होती है बोन के ऊपर। ठीक है। इससे जो एंड्स हैं वो स्मूथ हो जाते हैं और पेनलेसली जॉइंट मूव करते हैं। तो जब ये कार्टिलेज फीमेल्स में पर्टिकुलरली ड्यूरिंग मेनोपॉज उनका हार्मोनल चेंजेस होती हैं, उससे क्या है वो कार्टिलेज पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, मेनोपॉज का कार्टिलेज पे भी इफेक्ट पड़ता है? कार्टिलेज पे भी, मसल्स पे भी इफेक्ट करता है। ठीक है। क्योंकि दीज हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द नरिशमेंट ऑफ दीज मसल्स, बोन्स
एज वेल एज कार्टिलेज। जिसको हम बोलते हैं घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई। हाँ, घुटनों का ग्रीस खत्म होने का मतलब यही है भी आपका बोन का कार्टिलेज जो है वो खत्म हो गया है। अच्छा। और उसकी बोन से बोन आपकी टकराने लग गई, जैसे कि वो टक टक करके आवाज आती है। हाँ, वो बोन से बोन टकराने की आवाज होती है। ठीक है। जैसे कि ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है। तो कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या है, बोन से बोन टकराने लगती है, टक टक की आवाज। ऊपर करेंगे टक आवाज, नीचे करेंगे टक आवाज। बिल्कुल, आवाज भी आ सकती है, पेन भी हो सकता है, स्टिफ भी हो सकता है, और आपको चलने में डिफिकल्टी आएगी, डिफॉर्मिटी हो जाएगी, और धीरे धीरे आपको हो सकता है रात में भी दर्द मुश्किल हो जाएगा, हिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो आर्थराइटिस की ये जो, इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है लेडीज में, वुमेन में ज्यादा है, एंड ड्यूरिंग मेनोपॉज ये मैनिफेस्ट करती है। ठीक है। इसका जो बचने का क्या तरीका है भी, हम जब मेनोपॉज आने वाला हो, जब आ गया हो, उस टाइम हम अपनी स्पेशल डाइट का ख्याल रखें। ठीक है। ताकि जो हमारा मसल मास कम ना हो, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो, और दूसरा एक्सरसाइज। ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे तो बोन को स्टिमुलस मिलेगा। सर क्या एक बार अगर कार्टिलेज खराब हो गया, या एक समझ लीजिए 50% खराब हो गया, क्या बिना ऑपरेशन के वो उसको दोबारा से उसको अच्छी हेल्थ में लाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर हमें शुरू में पता लग जाए थोड़ा सा ही कार्टिलेज खराब हुआ है, तो हम कार्टिलेज रीजनरेशन के लिए पीआरपी के इंजेक्शन दे देते हैं। ठीक है। व्हाट इज पीआरपी? पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ओके। जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, जो हम आपका ही ब्लड, जो पेशेंट है उसी का ब्लड लेते हैं, उसको स्पेशली एक मेडिसिन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। जिसे हम पीआरपी कहते हैं। ठीक है। और वो ही घुटने में इंजेक्ट की जाती है। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कार्टिलेज बनने में मदद करते हैं, और उससे पेशेंट के सिम्टम जो हैं ठीक हो जाते हैं। इससे क्या है, आर्थराइटिस काफी हद तक क्योर हो जाएगा, नहीं तो आपके डिले हो जाएगा। अगर आपकी सर्जरी 2 साल में होनी है, हो सकता है 10 साल में। आर्थराइटिस के मेजर टारगेट एरियाज क्या होते हैं बॉडी में? सबसे कॉमन आर्थराइटिस जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है नीज में होता है। नीज में। बाकी कभी कभी हिप का भी होता है, कभी कभी शोल्डर का भी होता है, फिंगर्स का भी होता है ना, उंगलियां भी थोड़ी पेन। वो जो फिंगर्स में आर्थराइटिस है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ओके। वो गठिया की बीमारी होती है। ओके। वो उसका मेनोपॉज से कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो कैसे? वो किसी भी एज में हो सकता है। अच्छा, किसी भी एज में हो सकता है। किसी भी एज में हो सकता है। वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज, दैट मींस बॉडी इज प्रोड्यूसिंग cells, okay, which are body is not recognizing our own cells against our own cells. तो उसके कारण जो है आर्थराइटिस जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज है। वो वाला जो आर्थराइटिस है वो तो बॉडी में अगर ज्यादा हो गया या ज्यादा फैल गया तो इंसान तो मतलब हिलने हाँ, दैट इज मोर क्रिपलिंग, दैट कैन अकर इवन इन चिल्ड्रन। उसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं। ओह माय गॉड। तो बट दैट इज very less common as compared to osteoarthritis. Have you came across any such? We have came across many patients of rheumatoid arthritis. उनके हमें joint replacement जो है जल्दी एज में करने पड़ते हैं, जैसे 40 में, इवन 35 में भी किया, एक 25 में भी करना पड़ा। Oh my God. तो उनकी जो एज है वो जल्दी होती है rheumatoid arthritis, but that is far less common than osteoarthritis. ओके। तो मेन जो हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और घुटना को ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके। जिसमें कि रिप्लेसमेंट कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है। आज तक का आपकी लाइफ का सबसे क्रिटिकल केस कौन सा रहा है जिसमें आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हो, या आपने कोई ऐसा केस कभी लाइफ में कि मैंने नहीं देखा, कोई एक्सीडेंटल केस आपके पास आया हो, या कोई भी ऐसा कुछ है आपकी मेमोरी में जिसमें मतलब आपके भी पसीने छूट गए हो कि ये मैंने कभी नहीं देखा? देयर आर मेनी केसेस व्हिच वी हैव डेल्ट विद। एक तो पेशेंट था, उसकी यंग पेशेंट 24 ईयर एल्ड,
और वो गांव का पेशेंट था, उसकी टांग में 6 फ्रैक्चर थे। एक टांग में 6 फ्रैक्चर थे। तो वो कहता जी मेरी शादी रखी हुई है 10 दिन बाद। ओह माय गॉड। और हमारे कहता अगर ये मेरी शादी ना हुई अब तो मेरी कभी शादी नहीं होगी। अच्छा। वो उनका कोई फैमिली ट्रेडिशन होगा। ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भी तेरी शादी करवा देंगे। तो और उसको हमने एक ही सिटिंग में उसकी 6 फ्रैक्चर फिक्स किए। और मुझे बहुत ही खुशी हुई जब वो उसकी शादी उसी दिन हो गई। नहीं, वो फ्रैक्चर में मतलब वो रॉड डाली। 10 दिन में आपने उसको खड़ा कर दिया? हाँ, खड़ा कर दिया और उसकी शादी भी हुई। ओह माय दैट इज दी। और उसके जो घर वाले थे, जो उसके रिश्तेदार थे, कोई भी मान नहीं रहा था अभी इसकी शादी हो जाएगी। तो पर उसकी शादी हुई। वो अब भी आता है और रेगुलर चेकअप ईयरली कराता है और वो बहुत खुश है और अपनी अच्छी लाइफ जी रहा है। और मुझे उसको देख के बहुत ही खुशी होती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा कोई और सेकंड पेशेंट था, क्रिटिकल बताइए कुछ देखा हो आपने? सेकंड पेशेंट था जो एक पेशेंट मेरे को पंजाब से कहीं रेफर हुआ। तो उसको लगता था भी ये बचेगा नहीं। उसको फैट एम्बोलिज्म एक अपने टर्म है। क्या होता है? फैट एम्बोलिज्म। हाँ, बोन के फ्रैक्चर होने के बाद उससे फैट निकल के लंग्स में चला जाता है। ओहो। और उसको सांस आने में डिफिकल्टी होती है। तो हमने उसको वेंटिलेटर पे डाला, मतलब कि एक तरह बेहोश कर दिया। ठीक है। वेंटिलेटर पे डाल के बेहोश कर दिया और उसी बेहोशी में उसका ऑपरेशन भी कर दिया। और वो उसके बाद 3 दिन बाद वेंटिलेटर से निकाल दिया और वो पेशेंट चल के गया। जो आदमी बेहोश आया था चल के गया। तो वो बोन टूटने से इतना नुकसान हो सकता है कि उसके लंग्स तक डैमेज हो सकता है। यस, दैट इज फैट एम्बोलिज्म। दैट इज ए वेरी फेटल कॉम्प्लिकेशन। बट उसको हमने बचाया। और ये मेरी लाइफ में मैंने पहली बार किया ऐसा। मैंने पहले नहीं किया था। अभी उसको अंडर एनेस्थीसिया हमने वेंटिलेटर पे डाल के उसका ऑपरेशन भी किया। क्या बात। दैट वाज दी। और वो क्या कौन सी बोन टूटी थी? उसकी फीमर फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा, ओके, ठीक है। और तीसरा एक पेशेंट है, मेरे साथ ही रहता है। मैं 8 में रहता हूँ, वो 17 में रहती है। वो लेडी मेरे पास आती थी बीच बीच में। मैं उसको कहता था भाई घुटनों का ऑपरेशन करा ले। कहती जी कराऊंगी। तो वो कराने को राजी नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई। एक दिन आई वो, कहती डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन करो। मैं क्या अब क्या हो गया भाई? कहती जी मैं तो पानी का गिलास भी नहीं ले सकती। अब मैं आवाजें मारती रहती हूँ, मैं बाथरूम तक नहीं जा सकती। तो मेरे को कोई पानी देने भी नहीं आता। मैं क्या भी देख भी तूने, मैं तुझे 5-7 सालों से कह रहा हूँ ऑपरेशन करा, तब तो तूने कराया नहीं। अब तू 78 पे आई वो मेरे पास। तो मैंने कहा अब ये चैलेंज है। कहती नहीं जी जो मर्जी हो ये मेरा करो ऑपरेशन। तो हमने चैलेंज एक्सेप्ट करके उसका ऑपरेशन किया। और उसका ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल हुआ तो वो अगले साल अपने आप ऑटो में बैठ के ओजस हॉस्पिटल आ गई। मैं क्या आज क्या दिखाने हैं? नहीं जी। कहती आज तो मैं आपको आशीर्वाद देने आई हूँ। कहती मेरा आज जन्मदिन है तो मैं आपको आशीर्वाद देने आई हूँ। खुद से अकेली आई। एंड दैट वाज द वंडरफुल डे फॉर माय कैरियर। एक 80 साल की लेडी अपने आप आ रही है और जो कि मोहताज थी पानी का गिलास लेने के लिए, वो जान के अकेले आए ताकि हाँ जी ऐसे आके दिखा सके। हाँ। एक डॉक्टर साहब आपने ना देखा है एक ओल्ड एज में ना बड़ा कॉमन इशू हो जाता है, लेग्स ना ऐसे राउंड हो जाते हैं, मतलब घुटना बाहर को हो जाता है। हाँ बिल्कुल। मतलब इट्स लाइक दिस डायमंड शेप में लेग शेप बन जाती है। वो क्या चीज है? वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। ओके। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसी को हम जो पेशेंट ऐसे ऐसे करके चलते हैं, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे इसकी। तो वो नॉर्मल चलने लगते हैं आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। अच्छा, वो भी नी रिप्लेसमेंट के कैंडिडेट हैं। वो किसी भी एज में हो जाता है? वो किसी भी एज में होता है। नॉर्मली ओल्ड एज में ही होता है, जब 50 के बाद होता है। फीमेल में ज्यादा कॉमन है। ये वाला जो प्रॉब्लम है वैसे मैंने देखा 60s के बाद ही। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम 50-60 के बाद ही होती है। और उसमें पेशेंट
बेडलिंग गेट कहते हैं इसको हम, एग्जैक्टली, या डक गेट भी कह देते हैं। तो ऐसे ऐसे चलता है पेशेंट। सर मुझे एक चीज बताइए कि आपने अपनी लाइफ की बहुत सारी वैसे तो क्रिटिकल सर्जरीज करी होंगी, बट फिर भी आप किसी से जब जब आप भी टेंस हो गए, ऐसी कोई सर्जरी आपने करी हो, ऐसा कोई केस आया आपके पास कभी? यस, मेरे को अभी भी एक इंसिडेंट याद है। जो एक यंग पेशेंट आया, उसके लंग्स में भी इंजरी थी ड्यू टू फ्रैक्चर इन द रिब्स, और उसकी राइट टांग थी वो बुरी तरह क्रस्ट थी, ठीक है, और राइट बाजू भी बुरी तरह क्रस्ट थी, ठीक है। तो उसको हमने चेस्ट में एक ट्यूब डाली ताकि जो उसकी लंग इंजरी जो है रिकवर कर सके, कोलैप्स से बाहर आया वो, ठीक है। और उसकी बाजू में हमने 3 प्लेटें डाली, और प्लेट से स्क्रू से उसके फ्रैक्चर फिक्स किए और टेंडन रिपेयर की, ठीक है। एंड उसकी लेग में 2 नेल्स डाले, ठीक है। एक नेल हमने फीमर में डाला, एक नेल हम टिबिया में डाला, ठीक है। और वो पेशेंट जो था 3-4 दिन में अपने आप वो बाजू अपनी हिलाने लग गया, और ही वाज अप एंड अबाउट इन 10 days। और वो वॉकर की मदद से चला, फिर वो बिना वॉकर के चला, और वो अब भी आता है, एंड ही इज क्वाइट हैप्पी एंड ही इज लिविंग इन नॉर्मल लाइफ। सर जो ये प्लेट्स डल जाती हैं, क्या ये रिमूव भी करनी पड़ती हैं एक एज के बाद? नॉर्मली हम जो इम्प्लांट्स हैं दे आर बायोकम्पैटिबल, ओके, कोई रिमूव करने की इनको जरूरत नहीं होती है, ठीक है। पर किसी किसी को अगर ये इम्प्लांट इरिटेट करें या उसको कोई और दिक्कत करें तो 2 साल के बाद इम्प्लांट्स रिमूव किए जा सकते हैं। तो बोलते हैं कि जैसे ये इम्प्लांट्स होते हैं, ये आर दे MRI फ्रेंडली? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इम्प्लांट्स आर MRI फ्रेंडली, क्योंकि ये टाइटेनियम मेटल के बनते हैं, एंड दैट डजंट कॉज एनी इंटरेक्शन विद MRI। ओके, ऑलराइट। तो उसके बाद एक इंसान की नॉर्मल लाइफ हो जाती है क्या? वो भाग सकता है, चल सकता है, या कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं दोबारा ना टूट जाए क्योंकि स्क्रू लगा हुआ है? नहीं, वंस द बोन यूनाइट्स, इम्प्लांट का फंक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। बोन इज एज नॉर्मल एज इट वाज बिफोर, सो आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, जो काम आप पहले कर सकते थे वही काम आप दोबारा कर सकते हो। क्या और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि तो उसमें टाइटेनियम की नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, पर वही कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे मैराथन रनर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिनके बहुत बड़े एग्जांपल्स भी हैं। वो तो बहुत फिजिकली फिट रहते हैं, बड़ी अच्छी डाइट लेते हैं, इतनी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी उनके घुटने क्यों खराब हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जरूरत से ज्यादा एक्सर्ट कर लिया, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव करोगे तो वो खराब होएगी। जैसे शोएब अख्तर ने किया, अपने घुटने खराब कर लिए, उसका भी रिप्लेसमेंट हुआ है। तो एनीबॉडी हु इज यूजिंग देम मोर देन नेसेसरी तो खराब हो सकती है, पर अगर नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप किस चीज को हेल्दी मानते हैं, एक्सरसाइज या डाइट? एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डाइट आप जितनी भी ले लो, एक्सरसाइज नहीं करोगे वो डाइट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। ओके, पर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट बिल्कुल नहीं ले, थोड़ा बहुत ऊपर फिर भी नुकसान होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो हाँ चल जाएगा, हाँ, लेकिन एक्सरसाइज के बिना नहीं, एक्सरसाइज के बिना नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहीं सुना था कि टीथ हेल्थ जो है, हमारी टीथ हेल्थ और बोन हेल्थ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है। जिसके टीथ सही नहीं है उसकी बोन्स भी सही नहीं होती। क्या ये है कुछ कनेक्टेड? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। टीथ जो है वो भी, उनके लिए भी कैल्शियम चाहिए और बोन के लिए भी कैल्शियम चाहिए, ठीक है। अगर बोन कमजोर है तो टीथ भी कमजोर हो सकते हैं, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। ओके, जिनको बहुत ज्यादा डेंटल इश्यूज होते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, क्योंकि बोन जो आफ्टर ऑल टीथ भी तो वैसे भी कैल्शियम है और बोन में इम्प्लांटेड है टीथ, ठीक है। तो इसका मतलब बोन ऑस्टियोपोरोटिक है आपकी, ठीक है, ठीक है। मतलब ये बात सही है कि जिनके दांत खराब है उनको चांसेस हैं बोन की भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ठीक है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये नहीं पता। और मैं वैसे तो आप यू आर नॉट अ डेंटिस्ट, बट फिर भी अगर आप कुछ इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें कि अच्छी
बोन हेल्थ के साथ अच्छी टीथ हेल्थ भी जरूरी है। कैसे कैसे रख सकता है एक इंसान? वो कुछ- तो कुछ यही knowledge दे सकते है टीथ के बारे में तो शायद डेंटिस्ट बेटर बता सके, पर स्टिल यू हैव टू ब्रश योर टीथ डेली। और डाइट के लिए उसमें सप्लीमेंट सप्लीमेंट तो ये बोन हेल्थ के लिए चाहिए हमें। विटामिन डी इज मस्ट, कैल्शियम इज मस्ट, एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम, न्यूट्रिएंट्स, सारा कुछ अगर आपको प्रॉपरली मिल रहा है तो आपकी बोन हेल्थ भी ठीक रहेगी, टीथ हेल्थ भी ठीक रहेगी, मसल हेल्थ भी ठीक रहेगी। ठीक है। तो तीनों चीजें आप अगर डाइट में नहीं मिल रही तो सप्लीमेंट्स ले सकते हो, अगर आपकी डाइट में मिल रहे हैं देन इट इज वेरी गुड। ठीक है, बट क्या डाइट में ये सारे सप्लीमेंट्स मिल सकते हैं? मतलब एडिशनल सप्लीमेंट सपोर्ट के बिना नेचुरल डाइट से? नेचुरल डाइट में मिल सकते हैं, पर अगर आप डाइट का पूरा ख्याल रखते हो, जैसे विटामिन डी जो है आपको डाइट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सनलाइट से मिलेगा, और सनलाइट में मिनिमम आपको फुल एक्सपोजर ऑफ द बॉडी चाहिए सुबह 10 से लेके 12 बजे के बीच फॉर 10 to 15 मिनट्स, विच इज प्रैक्टिकली समटाइम्स नॉट पॉसिबल। फिर तो गोवा जाना ही पॉसिबल वही रहना पड़ेगा तो इसलिए विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लो फिर, जरूरी। हाँ जी, हाँ जी। तो जो ये इंजेक्ट करते हैं हम, वो ज्यादा बेटर है या ओरल सप्लीमेंट ज्यादा बेटर है? वो वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू। इंजेक्शन का ये फायदा है भी आप 6 months में एक इंजेक्शन ले लो, तो फिर लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। ठीक है। तो क्या इसके लिए पहले रेगुलर इंसान को टेस्ट कराने चाहिए कि मेरा कितना विटामिन डी है, तभी इंजेक्शन ले सकते हैं, या इंडिया में हमारी लाइफ ही ऐसी है कि हम 6 महीने या साल में एक बार ले सकते हैं? साल में या 6 महीने में एक बार इंजेक्शन ले सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आप एवरी वीक नहीं ले सकते, फिर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, बट एवरी वीक वाला फिर वो ओरल वाला होता है जो वही लेना? हाँ, एवरी वीक वाला जो, क्योंकि इंजेक्शन जो है 6 लाख का होता है, जो ओरल देते हैं 60,000 होता है, तो डोजेज अलग अलग है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइस, ना कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। यस यस। ठीक है सर, आप अपनी लाइफ में किसको इंस्पिरेशन मानते हैं? मेरी इंस्पिरेशन तो सबसे ज्यादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। जो कि देश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और देश को आगे लेके जा रहे हैं। और आपकी तरह छुट्टी भी नहीं लेते। मैं तो ले लेता हूँ कभी कभी। रिप्लेसमेंट नहीं, आप ले लेते। मैं ले सकता हूँ, वो नहीं ले सकते। ले तो सकते हैं बट लेते नहीं। हाँ। ठीक है, नहीं अच्छी बात है। इंस्पिरेशन भी आपने टॉप ऑफ द लाइन। ठीक है, नहीं बहुत अच्छी चीज है। और आपकी लाइफ का कोई ऐसा सपना जो पूरा नहीं हुआ अभी तक? मैं, या हो चुके सारे सपने, मतलब सारे गोल्स अचीव्ड है? वैसे तो मेरे सारा कुछ जो मैंने चाहा था सारा कुछ मिला मुझे, पर स्टिल मैं एक सपना है भी, जो मैंने अब ये एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक्स हमने एक ग्रुप शुरू किया है। ठीक है। जिसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर अनमोल शर्मा एंड डॉक्टर नवदीप गुप्ता हैं। हम चाहते हैं भी ये एक टॉप ऑफ द वर्ल्ड एक ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के लिए एक इंस्टीट्यूट बने, और हम इसमें सबका इलाज टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड कर सकें। ठीक है। और हर पेशेंट का चाहे वो पे कर सकता है चाहे नहीं कर सकता, उसका भी इलाज कर सके। जो पे कर सकता है उसका तो ठीक है, जो नहीं कर सकता उसका कैसे करोगे? उसका हम कुछ गवर्नमेंट से भी मदद लेंगे, कुछ हम अपने लिए अपने तरफ से ट्रस्ट बनाएंगे। अच्छा, ट्रस्ट बनाना चाहते हैं? हाँ, ताकि उन पेशेंट का इलाज कर सकें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा मुझे नहीं लगता, शायद बहुत ही कम में से डॉक्टर्स होंगे जो अपनी लाइफ में सारे गोल्स अचीव कर चुके हैं। आज तो आप एक बहुत बड़ा एक और हॉस्पिटल खोल सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, मतलब बोलते हैं ना पैसे से पैसा बनता है। बट उसके बाद तब आज भी आपके अंदर वो एक सेवा भाव एक्टिव है कि हाँ, आज आप ये सोच रहे हो कि कैसे किसी का इलाज फ्री कर सकें। उसके लिए तो आपने क्या कुछ स्टेप्स उठाए हैं? उसके लिए भी क्या किया आपने उसके लिए? अभी हम वी आर इन द प्रोसेस। ओके। तो हमने कुछ लोगों को अप्रोच किया है। ठीक है। ट्रस्ट बनाने की प्रोसेस में है। अच्छा, ट्रस्ट बनाने का ऑलरेडी प्रोसेस में है? प्रोसेस में है, हाँ। ठीक है, नहीं ये बहुत अच्छी चीज है। और आई एम श्योर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि लोगों को उससे हेल्प मिले, ये एक बहुत बड़ी बात है।
और मैं डेफिनेटली भगवान से प्रे करूंगा इसके लिए कि अगर आप इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएं, किसी के लिए कुछ कर पाएं। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे हमने आयुष्मान कार्ड की भी बात करी कि बहुत ऐसे लोग हैं जो उसका फायदा ही नहीं उठा सकते, क्योंकि चाहे वो गरीब हैं, उनके पास नहीं है पैसा, जरूरी नहीं है जो जनरल कैटेगरी में उसके पास पैसा होगा ही होगा। तो वो भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जूझ रहे हैं, जो जिनको कुछ चाहिए, उनको ट्रीटमेंट चाहिए, उनको बोन्स में प्रॉब्लम है, नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम है, नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ फंड्स। तो we would be able to help them. तो ये आप इसके लिए अलग से कुछ कोई हॉस्पिटल ओपन करेंगे या क्या करना चाहते हैं? नहीं, in the same setting, only thing is some जो उनका financial help is required, so उसको create करेंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका यही है ही है, already ओजस हॉस्पिटल हाँ जी, रहेगा। हाँ जी। ठीक है, so your ओजस हॉस्पिटल इज it is ओजस Alchemist, right? Yes, it is a group hospital of Alchemist. Okay, it is a group of Alchemist. It is Hospital. basically a part of Part of Alchemist group. Okay, all right. सर हाँ। आपका इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, जो कि देश के लिए अनथक काम कर रहे हैं, बिना कोई छुट्टी लिए, बिना कोई रेस्ट किए। आपको लगता है कि राहुल गांधी भी आपके इंस्पिरेशन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। ठीक है, मोदी जी ने कुछ काम किया है मेडिकल फील्ड के लिए? आपको लगता है पिछले 10-12 साल में कुछ चेंजेस आए हैं? काफी चेंजेस आए हैं, जो कुछ एक दो एग्जांपल छोटे-छोटे। जैसे कि एम्स खुल गए इतने, और they are state of the art institutions and almost every state has a AIIMS now. अच्छा, तो दूसरा जो है, इन्होंने आयुष्मान भारत जो स्कीम लगाई है, उसमें 5 लाख तक करना, दैट इज ए बिग स्टेप। तीसरा, मेडिकल कॉलेजेस भी बहुत खुले हैं, उससे क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है। और चौथा मेरा ख्याल है, इनकी जो एक ही अभी और स्टेप जो चाहिए, वो है कंप्यूटराइजेशन। हेल्थ अभी फुली कंप्यूटराइजेशन नहीं हुई है। मेरा ख्याल है अगर ये सब कुछ क्लाउड पे डाल दें, तो वी कैन टीच द वर्ल्ड। ओके, क्योंकि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, और हम हर बीमारी का प्रॉपर इलाज दुनिया को बता सकते हैं, बिकॉज वी हैव मटीरियल। अगर ये कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, तो दिस वुड बी ए गेम चेंजर। आने वाले टाइम में सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, वो आप क्या देखते हैं कि क्या चेंजेस लेके आ रहा है मेडिकल फील्ड में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, दे आर बीइंग यूज्ड इन मेडिकल फील्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। ओके, जैसे अब बैंकिंग बिना कंप्यूटर के नहीं हो सकती, ऐसे आने वाले टाइम में मेडिकल फील्ड या हेल्थ भी बिना एआई के, बिना रोबोटिक्स के नहीं पॉसिबल। आज हम देख रहे हैं बहुत सारी सर्जरीज जो है वो रोबोटिक सर्जरीज हो गई है, दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो वो आपको नहीं लगता कि डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं आके रिप्लेस करने लग जाएंगे रोबोटिक सर्जरीज की? डॉक्टर की शायद इतनी जरूरत कम हो जाएगी, ऐसा लगता है आपको? डॉक्टर की जरूरत तो हमेशा ही रहेगी, क्योंकि रोबोटिक्स की जब आएंगी तो पीपल डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होंगी, और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो उसको चलाने के लिए, रोबोटिक को भी चलाने के लिए कोई तो कोई बंदा चाहिए ना। तो डॉक्टर इज द ओनली पर्सन हु कैन गिव फीडबैक, कैन ऑपरेट एंड कैन गिव द रिजल्ट। जो पहले मैनुअल चीजें होती थी, मैनुअल ऑपरेशंस होते थे, वो ज्यादा आपको बेटर थे, या जो अब रोबोटिक्स या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है ये ज्यादा बेटर है? डेफिनेटली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैनुअल में इट इज मैन डिपेंडेंट। सम में बी गुड, बट सम में बी वर्स। ओके, सो जब मशीन आ जाती है, तो मशीन जो है दैट डजंट डिफरेंशिएट, तो इट हैज टू बी गुड टू सर्वाइव। ओके, और सर एक ना आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत कॉमन हो गया है। जंक फूड एक अलग पार्ट है जो छोड़ा जा सकता है, बट
स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एक ऐसी चीज है, एक बार शुरू होती है तो वो लाइफ लॉन्ग एक इंसान के साथ चलती रहती है। कुछ लोग छोड़ देते हैं, बट ज्यादातर लोगों के साथ चलती रहती है। क्या उसका भी हमारे मसल्स पे और बोन्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है? यस, डेफिनेटली स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जो है ये बोन फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है। ओके। एंड पीपल हु आर स्मोकर्स और हु आर ड्रिंकर्स, दे वुड हैव वीक बोन्स। वीक बोन्स मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस होएगा उनको, ठीक है। बोन्स की स्ट्रेंथ जो है कम होएगी, ठीक है। और उनकी बोन इजिली फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक है। क्योंकि बोन फॉर्मेशन के लिए एक सेल होता है ऑस्टियोब्लास्ट, ओके। वो चाहिए। और ये स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जो है ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शनिंग को स्टॉप कर देती हैं। तो अगर स्टॉप हो जाएगी तो बोन नहीं बनेगी, बोन नहीं बनेगी तो वीक होएगी, वीक होएगी तो वो इजिली फ्रैक्चर होएगी। ठीक है। और सर डायबिटीज का भी क्या बोन्स पे और मसल्स पे फर्क पड़ता है? दीज आर मेटाबॉलिक डिजीजेस। डायबिटीज होगी, थायराइड हो गया, किडनी डिजीज होगी, ये सारे जो हैं मेटाबॉलिक डिजीजेस जो हैं, क्योंकि बोन का भी एक मेटाबॉलिज्म है, राइट, और ये मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं। जब ये मेटाबॉलिक डिजीजेस होंगी तो जो बोन्स की फॉर्मेशन है वो कम हो जाती है, और वो पेशेंट्स ऑस्टियोपोरोटिक हो जाते हैं। ठीक है। और उनको फ्रैक्चर होने का फिर वही डर रहेगा। अगेन ये लाइफस्टाइल पे ही डिपेंडेंट है। लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज भी और किडनी फेलियर, किडनी में प्रॉब्लम्स, ये सब एक कहीं ना कहीं लंग्स का लंग्स, ये सब कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है। हाँ, लाइफस्टाइल प्रमोट्स दीज डिजीजेस। एग्जैक्टली। चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, वो भी आज एक लाइफस्टाइल ही बन गया। वो भी लाइफस्टाइल है। मेनली डायबिटीज जो है सेडेंटरी हैबिट्स के कारण ज्यादा होती है। ठीक है। डाइट से ज्यादा आपकी एक्सरसाइज मैटर करती है। एक्सरसाइज मैटर करती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज द कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस। बिल्कुल। और मुझे ये बताइए कि एक ना कहावत है, ऑर्थोपेडिक मिथ, इसमें जैसे हम वो कुछ होता है ना, ऐसे नकल्स पटाखे बजाते हैं दिवाली कभी भी मना लेते हैं, क्या ये नुकसानदायक है? मतलब हम ऐसे करते थे ना, तो ऐसे बोलते थे यस बड़ी मजेदार, मजा भी आता है इसमें। तो क्या ये खराब है हमारे? नहीं, इसको नकल्स को करना, क्रैकल करना इज नॉट ए प्रॉब्लम, एंड इट इज नॉट हार्मफुल एट ऑल। इसमें क्या है, जो आपके जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है वो बबल बनाता है, और वो बबल ब्रेक करता है और उसको आवाज आती है। तो इसका देयर इज नो हार्म ऑन द जॉइंट्स। ठीक है। बट यही आवाज अगर घुटनों में आए, टक टक आगे पीछे करने से, तो आपके पास आ जाए तो क्रेपिटस हो सकता है, घुटनों में आती है। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, बहुत सारी चीजें कवर हमने करी, और डेफिनेटली जो आज हमने बात करी ये हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 दोबारा शूट करेंगे, और जो चीजें हमारी कवर होने से भी रह गई, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हाट आई वांट टू कवर, जो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। बट यस, वी विल डेफिनेटली कवर इट अप सून, एंड हम पॉडकास्ट का पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे आपके साथ। थैंक यू जी करण जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।